दोस्तों वो नोटिफिकेशन आ गया है जिसकी बहुत हमें समय से हम उसके लिए वेट कर रहे थे, और नोटिफिकेशन है एसएससी स्टेनोग्राफर 2020। क्या इस बार कोई सिलेबस में चेंजेस हुआ है, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे सिलेबस में क्या चेंज होगा, क्या मैथ्स आएगी नहीं आएगी, देखते हैं आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गुड न्यूज़ एसएससी ने दी है वो क्या है उसे भी हम आगे देखेंगे, और जो क्रूशियल डेट्स है एग्जाम्स के रिगार्डिंग सारी इस वीडियो में कंप्लीट पूरा डिटेल एनालिसिस होगा इस एडवर्टाइजमेंट का। तो आप चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहली चीज़ सबसे पहली है इसकी जो आपके डेट लाइन है या टाइम लाइन है उसे हम देख लेते हैं एक बार। 10 तारीख से यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है, और 4 नवंबर तक ये एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा 4 नवंबर लास्ट डेट है, इसलिए कभी भी लास्ट डेट के भरोसे मत रहिए, पहले ही सब कुछ कर लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें हैं आपकी एग्ज़ाम कब होना है, मार्च में होना है। 29 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है, 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होना है। तो कहने का मतलब है आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी भी आपके पास स्टिल 5 मंथ्स आपके पास, अगर अक्टूबर को मानते हैं तो 6th मंथ आपके पास पूरे हैं, 6th मंथ आपके पास पूरे हैं। तो आप अच्छी तरीके से इसके लिए तैयारी कर सकते हैं प्री के लिए। फिर उसके बाद स्किल जिसने अभी नहीं स्टार्ट करी, जिसने अभी तक स्टेनो नहीं सीखी है, वो भी इसे सीख सकता है अभी भी करके। मैं बता दूं कि इसमें जो ग्रेड डी एंड ग्रेड सी 2 ग्रेड होते हैं। जो ग्रेड सी की सैलरी आपको 55,000 प्लस तक जा सकती है अगर आप अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, और ग्रेड डी आपकी दिल्ली जैसे शहरों में 40,000 के करीबन आपकी रहने वाली है। तो अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो ग्रेड सी को चूज़ करिएगा, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट चलेगा और काफ़ी अच्छा रहता है ग्रेड सी। तो बात करते हैं इसमें क्या है, कैसी क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली लाइन क्या कह रही है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए ओपन है, ठीक है, ये आपके उन कैंडिडेट के लिए जिनको स्किल की नॉलेज है, स्किल स्टेनोग्राफी आती है, वही इसे अप्लाई कर दें, ठीक है। वैकेंसीज क्या हैं, अपडेट कर दी जाएंगी एसएससी के अपडेट कॉर्नर पे। और जो है ये सारे एग्जामिनेशन, सारे जो वैकेंसीज डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के या उनके साथ अटैच्ड बॉडीज़ हैं, उनके लिए ये एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। ये रिजर्वेशन की बात करी गई है, एससी, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इन सब के लिए ये वैकेंसीज में रिजर्वेशन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अपने लिए जो आपका अगर किसी रिजर्वेशन में आप आते हैं तो अच्छी तरीके से इससे देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर रिजर्वेशन वैलिड है नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को देख सकते हैं। और एक चीज़ को ध्यान रखें, बीआरओ जो है ओनली मेल कैंडिडेट, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए ही ये पोस्ट रहेगी, और इसके लिए स्पेशल एक मेडिकल एक फिटनेस चाहिए, जो आगे आपको प्रोसेस में आगे देखने को मिलेगा। नेशनलिटी या सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल का होना चाहिए या भूटान का होना चाहिए, इनमें से किसी का भी हो तो वो भर सकता है। अदर भी यहाँ पर दिया गया है, इंडियन ओरिजिन हो, इन देशों से आया हो, पूरी यहाँ पर डिटेल दी हुई है। एज लिमिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। और सब जो गुड न्यूज़ की मैंने बात करी थी वो है ये क्रूशियल डेट, कि जिसको एसएससी ने क्रूशियल डेट माना है। देखिए इसको अगस्त ही माना है, अभी तक माना ये जा रहा था, सब कह रहे थे कि 2021 को क्रूशियल डेट मानेंगे, और इससे लोगों का अटैम्प्ट खराब होगा। जो अपनी एज एक्सटीड कर लिए, जो 29 में होंगे, जो एट ऑल बॉर्डर में होंगे, वो अपना क्या अटैम्प्ट को खराब हो जाएगा उनका, बट ऐसा नहीं है। ये अगस्त, ये 1/8 को माना गया है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि एक अटैम्प्ट आप लोगों का बढ़ गया है, एक अटैम्प्ट बढ़ गया होगा जिनका भी इसमें आएगा। तो ये 1/8/2020 क्रूशियल डेट मानिए, काफ़ी अच्छी। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप इसको मान के चलिए 1/8/2020 से काफ़ी लोगों को अपना अटैम्प्ट देने में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले की, तो यहाँ पर डेट है 1/8/2002, ठीक है। तो इसके बाद के जो भी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2/8/1990 से लेके 10/8/2002 तक है, तो आप इसे इजीली फिल कर सकते हैं। ग्रेड सी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ग्रेड डी है तो आपके पास 93 से आप फिल कर सकते हैं। 2/8/93 से लेके 1/8/2002 तक आप इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 2002 तक आप फिल कर सकते हैं, अगर 8वें महीने में आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो आप फिल कर सकते हैं। पहले की बात करूँ तो मैं 93 या 92 अलग अलग ग्रेड पे के लिए अलग अलग एज कैटेगरी रखी गई है, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन है, अगर आपके पास कोई भी एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी है तो बट ये अपर में मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। SC ST OBC PWD OBC जो भी है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है
इसके बाद की हम अगर बात करें तो नेक्स्ट है कि जो प्रोसेस है सर्टिफिकेशन का क्या होना चाहिए। तो दोस्तों प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास इन सब सारे डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चाहे आप SC का लो, ST का लें, चाहे OBC का लें, EWS का लें, PWD ECM का लें, तो इनके पास आपके पास जो सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है वो कम्प्लीटली जैसा बताया गया है उसी तरीके का होना चाहिए। बात करते हैं क्रूशियल डेट की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रूशियल डेट इन्होंने मेंशन करी हुई है, स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेम of SC, ST, OBC, EWS, PWD status will be closing date for recipient of the online examination। तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की लास्ट डेट है उस तक आपके पास इनका स्टेटस होना चाहिए, अर्थात इनके पास आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका, आप इसको देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 का कॉलम नंबर B, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपके पास क्रूशियल डेट से पहले आपके पास जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिजर्वेशन टू OBC मस्ट इंश्योर दैट ही सी प्रोसेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि कैंडिडेट में ऑल्सो नॉट द रिसेप्ट ऑफ द एबव द कैंडिडेचर विल बी रिमेन प्रोविजनल टिल द वेरिसिटी ऑफ द कंसर्न डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इस कहने का, इस लाइन का मतलब है कि जो भी आप सर्टिफिकेट क्लेम लेंगे, चाहे ST का लें, चाहे ST का लें, चाहे OBC का लें, चाहे EWS का लें, चाहे PWD का लें, चाहे ESM का लें, सबके लिए जब तक आपका कंप्लीटली वेरीफाई नहीं हो जाता तब तक आपको कन्फर्म नहीं माना जाएगा। अगर आप कहीं पर भी कुछ होता है तो आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा, आप UR की कैटेगरी के अंदर ट्रीट किए जाएंगे, हम आगे आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हैं तो आपके लिए कंपनसेटरी टाइम और उसके बारे में पूरा बताया गया, डिटेल क्या है स्क्राइब के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए 12th बेस पे है। 12th बेस, अगर आपने सिंपल 12th करा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इससे आप कुछ भी करा है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट इससे लो है तो आप फिल नहीं कर सकते। कुछ बोलते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग या उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर, जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटी रहती है उनके थ्रू कराए, तो आप इस नोटिफिकेशन को, इस यहाँ पर कॉलम को पढ़ सकते हैं। जो कॉलम नंबर 8 का B and C है, इससे आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूशन जहाँ से भी आपने ओपन करा है या आपने कुछ भी करा है, तो अगर आपके इसके अंडर आता है तो आप इस सबको पढ़ सकते हैं, कॉलम नंबर B and C, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉलम नंबर D, ऑल द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड द स्किल टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल। ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है। और ये चीज़ इसमें जो आपकी डेट मांगी है, ध्यान रखिएगा, आपके पास 8/1/2020 से पहले सब कुछ हो जाना चाहिए। आपके पास इससे हाथ में, इस डेट से पहले आपके हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए, अर्थात सर्टिफिकेट में जो डेट होनी चाहिए 12th में आपकी पास क्लियर की डेट 1/8/2020 से पहले की होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में देखा गया है कि इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, जो इसके बाद की जो क्रूशियल डेट है उसके बाद है। तो आप लोग इसे पहले से ध्यान रखें कि इस डेट से पहले अगर आपने है तो आप इसे फिल करिएगा, ठीक है, फॉर्म को। अगर इससे पहले आपके पास 12th की क्वालिफिकेशन है तो, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th रखी गई है। देखिए साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2020 विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। उसे अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे प्रोसेस करते हैं, हाउ टू अप्लाई। इसके बारे में प्रोसेस, एक कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बता देंगे। SSC स्टेनो का फॉर्म किस तरीके से भरा जाए, क्या रहेगी पूरी प्रोसेस, ये हम आपको बता देंगे। लास्ट डेट 4 तारीख है, ठीक है। एप्लीकेशन फी की मैं बात करता हूँ तो 100 रुपीज़ है। और वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैंडिडेट SC, ST एंड PWD एंड एक्स सर्विसमैन, तो इनके लिए कोई फ़ी नहीं है, ठीक है। इन्हें फ़ी से मतलब इन्हें फ़ी नहीं देनी है। आप ऑनलाइन भी फ़ी पे कर सकते हैं, 100 रुपये जनरल के लिए जो भी है आप फ़ी EWS जो फिल करना चाहते हैं वो है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इतने सारे सेंटर्स है, आप देख सकते हैं। आपका जो भी जोन पड़ता है आप उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटर्स आपको वहाँ पर फिल करने के लिए दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर ईजिली सेंटर्स को भी फिल कर सकते हैं। नाउ आता है टॉपिक सिलेबस का। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जामिनेशन का, उसका सिलेबस क्या होना चाहिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे मैंने बताई, मार्च में इन्होंने माना है टेंटेटिव डेट 29 मार्च से 31 मार्च तक। ये अच्छी बात है कि इसमें मैथ्स नहीं आ रही है, इस बार मैथ्स नहीं आएगी। इस बार का मतलब अभी तक मैथ्स नहीं आई है। अब जो नया 2021 का जो होगा उसमें कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो CTET हो रहा है उससे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, उससे कहना मुश्किल है कि क्या मैथ्स होगी या नहीं होगी। बट आपके लिए ये लास्ट चांस है, ये मान के चलिए जिन्हें मैथ्स से डर लगता है उनके लिए लास्ट चांस है कि वो अच्छी तरीके से इस एग्जाम को करें। और इसमें क्या आने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये तीनों सेक्शंस आने वाले हैं, 50-50, 50-50 और इंग्लिश आएगी आपके 100 नंबर की। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में मिलेगी, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर इसका सिलेबस क्या है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं कि एसएससी स्टेनो का सिलेबस क्या है, प्रॉपर वीडियो बता रखी है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद आती है आपकी स्किल टेस्ट, जो आपका स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा। इसमें हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज के लिए आपका होता है। तो फॉर्म फिल करते टाइम आपको हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट देना है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए इंग्लिश के लिए टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट का आपको मिलेगा, आपको ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम। हिंदी वालों को 65 मिनट मिलता है, ग्रेड सी के लिए इंग्लिश वालों को 40 और ग्रेड सी के लिए हिंदी वालों को 55 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, 10 मिनट का डिक्टेशन रहता है। ग्रेड सी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोला जाएगा। ग्रेड डी के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोला जाएगा। ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप फॉर्म फिल करें उस टाइम पे अपना स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट का मीडियम जरूर फिल करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको एज ए इंग्लिश ट्रीट किया जाएगा। तो हिंदी वाले जो हैं वो स्पेशली हिंदी को मेंशन जरूर करिएगा फॉर्म फिल करते टाइम ही। ठीक है, नेक्स्ट आपका एडमिशन टू एग्जामिनेशन। ये तो नॉर्मल सी है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में ये सारे लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपके पास ये होना चाहिए। एनेक्सर आप देख लीजिएगा कि कौन सा किस तरीके से का एनेक्सर रहता है, क्या है। और ये देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर बाई चांस कभी, वैसे तो होता नहीं है, इसमें बहुत बच्चे डाउट रहते हैं कि क्या है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, क्या हमें इतने ही मार्क्स लाने हैं, बट ये ऐसा नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर 100 नंबर का मार्क्स है और आपके मार्क्स आ रहे हैं 29 और तो मार्क्स आप यूआर के हैं, आपके पास यूआर के हैं और आपके मार्क्स आ रहे हैं 29 और बाई चांस मान लिया कि उन्हें कोई भी जो पोस्ट है वो फिल नहीं हो पाई, तो क्या 29 वाले को बुलाएंगे? जी नहीं बुलाएंगे 29 वाले को। अगर आपके मार्क्स 30% हैं, 30% है या 30% से ज़्यादा हैं, तभी आपको बुलाया जाएगा। कब? उस सिचुएशन में जब पोस्ट फिल नहीं हुई या पोस्ट की जो मेरिट कट ऑफ गई है वो इस लेवल तक गिर गई है, इतनी कम कट ऑफ गई है। वैसे तो होता नहीं है, अमूमन कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बट अगर बाई चांस कभी मान के चलें कि हो गया किसी भी कैटेगरी में या किसी भी चीज़ में कहीं पर भी आपकी जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो इतने नीचे आ गए कि उनके लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि इससे नीचे के किसी व्यक्ति को नहीं लेना है। तो 30% यूआर के लिए है, अदर के लिए भी यहाँ पर मेंशन है किसके लिए कितना है। ठीक है, तो ये है सिर्फ इतना। ठीक है, इन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल हैव टू इंडिकेट द पोस्ट फॉर विच दे आर अप्लाइंग। स्टेनोग्राफर सी एंड डी दोनों के लिए आपको वहाँ पर फिल करना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बीआरओ के लिए मैंने बताया मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, वो नीचे आपको देखने पड़ेंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगे गए हैं। ठीक, अगर आप लोगों के लिए देखिए SC, ST, OBC, EWS, ECM, PWD कैंडिडेट who selected on their own merit without relaxed standard will not be adjusted against the reserved share of vacancies. Such candidate will be accommodated against the general vacancy in the post or their position in overall merit. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की, तो यहाँ पर जब भी टाई हो जाएगा, किसी में 2 मार्क्स सेम आएंगे 2 जनों के, तो किस चीज़ में किसी को आगे बढ़ाया जाएगा, आगे माना जाएगा किस पे? बेसिस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, फिर जनरल अवेयरनेस में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ, देन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो इन चारों में अगर किसी के समतुल्य देखा जाता है तो अगर सबसे पहले देखा जाएगा कि आपके पार्ट 1 अर्थात रीजनिंग में आपके कितने मार्क्स हैं। अगर रीजनिंग का भी मार्क्स आपके सेम है तब आपके जीएस में मार्क्स देखे जाएंगे, अगर उसमें भी दोनों के सेम हैं या कितने के भी सेम है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, अगर वो भी सेम आती है तब आपकी क्या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर नेम का देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपके कुछ आपकी जो एक्शंस अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट है उनके लिए ये पूरे एक्शंस बताए गए हैं। ठीक है, कोर्ट ज्यूरिडिक्शन फाइनल रहेगा, अगर कोई कुछ होता है तो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस बताई गई है कि क्या है पूरा। ये देखिए एनेक्सर दिया गया है, जो स्क्राइब लेना चाहते हैं उनके लिए ये एनेक्सर है। नेक्स्ट वन एनेक्सर है आपका O1 स्क्राइब, देखिए देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपका फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसके बारे में पूरा इन्होंने स्वयं ही बताया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको कंप्लीटली बताया जाए कि ऑनलाइन लाइव डेमो दिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के लिख सकते हैं। वैसे इन्होंने कंप्लीट बता रखा है कि आपको कैसे फिल करना है, पूरा इन्होंने दे रखा है एनेक्सर। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये पूरी प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पे बताई कि आपको इस तरीके से ये फॉर्म को भरना है, इस तरीके से फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, ये देखिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सिविलियन के लिए है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए है। ठीक है, ये डिफेंस पर्सनल के लिए यहाँ पर एक परफॉर्मा दिया गया है कि इस तरीके से बताएं। एक्स सर्विसमैन का ये इस टाइप का परफॉर्मा होना चाहिए। SC ST का जो परफॉर्मा है वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए, देख लीजिए। SC ST का परफॉर्मा ये होना चाहिए, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ये देन आता है आपका फॉर्मेट
सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये ओबीसी के लिए है। ये ईडब्ल्यूएस का है, कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। डेट मेंशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ जो भी है आपकी राज्य की वो सारी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का, मेडिकल अथॉरिटी जो पूरा लिखा हुआ है, ये पूरी प्रोसीजर ये होनी चाहिए। क्या चाहिए, क्या होना चाहिए स्किल टेस्ट में, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया है वहाँ पर, ठीक है। देखिए बीआरओ के लिए कुछ स्पेशल ये शेड्यूल है। बीआरओ के लिए आपके लिए फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए, जिसमें आपके ग्रीफ का लिखा हुआ है सेंटर, ये आपके फिजिकल स्टैंडर्ड लेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड लेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये कुछ इसके बीआरओ के अलग से रूल्स हैं जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपको बीआरओ मिलता है तो या आप बीआरओ को सिलेक्ट करते हैं तो विजुअल मेडिकल फिट ये पूरे लिखा हुआ है कि किसको रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, पूरी बातें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी पूरे लिखा हुआ है। देखिए फिजिकल आपकी रनिंग भी कराई जाएगी, 10 मिनट की 1 माइल रन है आपको करनी है, 10 माइल ये लिखा हुआ है। सबके लिए अलग अलग लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या क्या प्रोसीजर पूरा मांगा हुआ है। ये बीआरओ के लिए स्पेशल है, और के लिए नहीं है, और पोस्ट के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ बीआरओ के लिए ही मेंशन करा गया है। तो दोस्तों ये आपको फॉर्म फिल करने के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल का प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी नई अपडेट आप तक आ सके। और ध्यान रखिएगा 6 महीने का आपके पास टाइम है, अच्छे से तैयारी करिए। आप अभी भी इस चैनल अगर सीखना स्टार्ट करते हैं तो आप इस जॉब को पा सकेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए ताकि ग्रेड सी पाइए, ग्रेड सी पाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। और आज जो बच्चे, सभी बच्चों को ध्यान रखिएगा, स्मॉल लेटर में सभी एसएससी स्टेनो 2018 रिज़ल्ट आपको ट्वीट करना है इस हैशटैग का यूज़ करके, तो इसे ट्वीट करिएगा जरूर ट्विटर में 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।